बोनी देवरानी के लंबे बाल। प्रिया एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, पर दिखने में बचपन से बोनी थी। कम हाइट की वजह से उसके स्कूल के साथियों ने, आसपास खेलने वाले बच्चों ने हमेशा प्रिया का मजाक उड़ाया है, जिस बात से वो बहुत रोया करती थी। कुछ सालों बाद वो शादी लायक हो जाती है, साथ ही उसके बाल भी बहुत अच्छे लंबे घने हो जाते हैं। मगर उसके बोनेपन की वजह से अच्छे लड़कों के रिश्ते तो अभी भी प्रिया को नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन प्रिया की माँ सुधा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, कुछ तो करिए, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर आइए। मेरी बेटी बचपन से परेशान रही है, कब उसे सुख का जीवन मिलेगा। चिंता मत करो सुधा बहन, मैंने तुम्हारी बेटी प्रिया की कुंडली देखी है। बहुत जल्द ही आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आने वाला है और उसका ससुराल भी अच्छा ही होगा। पंडित जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, मेरी तरफ से तो इतनी ही दक्षिणा का जुगाड़ हो पाया है। सुधा, जब तुम्हारी पुत्री की शादी हो जाए तब तो मुझे दक्षिणा देना या फिर कुछ मीठा खिला देना, यही मेरे लिए बहुत है। तभी सुधा खुश होकर घर की ओर जाती है कि तभी रेवती नाम की एक बुढ़िया हाथ में महंगा सा तोहफा लिए और साथ ही उसका बेटा अंकुश उसके साथ थे। तभी अंकुश कहता है, माँ जी, यहाँ पर आसपास सुधा नाम के एक माता जी हैं। उनकी बेटी प्रिया के बारे में मुझे रिश्तेदारों ने बताया कि स्वभाव से प्रिया बहुत अच्छी है, पर बोनी है। तो बस मैं उन्हीं के घर रिश्ता लेकर जा रहा था। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहती हैं? क्या आप सच में उस लड़की के बारे में अच्छे से जानकर आए हैं और उससे शादी करना चाहते हैं? अरे हाँ, मेरा बेटा कह तो रहा है, आपको बताइए ना, बता तो दिया, कहाँ है उनका घर? जी, वो मैं ही हूँ, प्रिया की माँ सुधा। आइए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। अरे वाह, ये तो भगवान का करिश्मा ही हो गया। हम आपके घर आना चाहते थे और आप ही मिल गए। चलिए चलते हैं। आइए आइए, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर। तभी सुधा उन दोनों को घर लेकर आ जाती है। अरे प्रिया बेटा, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी माँ। वैसे आपको किसने बताया मेरी बेटी के बारे में? आपके पड़ोस में ही हमारे जानकार रहते हैं, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया। दरअसल मैं अपनी दोनों बहू से परेशान हूँ, बहुत खास काम नहीं करती, और मैंने आपके बारे में भी सुना, तो बस प्रिया बेटी के बारे में सुनकर मैंने चाहा कि अंकुश उससे शादी करे। जी माँ जी। तभी प्रिया चाय समोसे लाकर उन्हें परोसती है। उसे देखकर अंकुश को बहुत अच्छा लगता है। फिर सुधा प्रिया को दोनों के बारे में बताती है। प्रिया बेटी, इनके घर से तेरे लिए रिश्ता आया है, अंकुश बेटे के लिए। रेवती बहन तेरी होने वाली सासू माँ है। जी नमस्ते माँ जी। नमस्ते आपको भी। आपको शर्माने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और मैं नहीं पसंद तो वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हमने तो आपको देखते ही पसंद कर लिया। चलिए सुधा बहन, बच्चों की शादी की तैयारी करते हैं, और शादी अगले हफ्ते ही होगी। सब्र नहीं हो रहा मुझे, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी है। जी बिल्कुल, भगवान तेरे घर देर है अंधेर नहीं। इस रिश्ते के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी से सुधा उन दोनों का मुंह मीठा कराती है। दोनों बच्चों का रोका हो जाता है और रेवती अंकुश के जाने के बाद सुधा मंदिर में चिराग जला देती है। फिर रेवती के अनुसार अगले ही हफ्ते बोनी बहू अंकुश के साथ शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां गृह प्रवेश के बाद उसकी दोनों घमंडी जेठानी पूजा और योगिता मजाक उड़ाती हैं। अरे माँ जी, देवर जी के लिए आपको कोई अच्छी सी बहू नहीं मिली जो किसी छोटी बच्ची से आपने अंकुश की शादी करा दी? हाँ? वैसे ही इस बोनी बहू के बाल जितने बड़े हैं, हाइट उतनी ही छोटी है। बस करो तुम दोनों। योगिता पूजा, तुम्हारी देवरानी आई है, आते ही उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मुझे प्रिया बहू बहुत पसंद आई है, क्योंकि तुमने तो मेरा कहना मानना छोड़ दिया है। अच्छा बाजी, हम आपकी बात नहीं मानते हैं, इसीलिए आप बोनी बहू को घर ले आई। इससे काम करवाएंगे, ये आपकी सुनेगी। अच्छा है, अच्छा है। चल पूजा, शादी की थकावट से हम दोनों बहुत टायर्ड हो गए हैं, सोने चलते हैं। मजाक उड़ाकर दोनों घमंडी जेठानी अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रिया बहू, तुम दोनों बहू की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही इस तरह का है। हाँ प्रिया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो कमरे में चलते हैं, थक गई होगी तुम भी। और अगर तुम्हें सुधा माँ की याद आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। शुक्रिया अंकुश जी,
आपने मुझे इतना कहा और आप दोनों से मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ आपकी पत्नी बनकर। इतना कहकर अपने कमरे में वो चले जाते हैं और एक दूसरे को जानने समझने की और कोशिश करते हैं। इस तरह सुबह हो जाती है। बोनी बहू सर्वगुण संपन्न होने के नाते सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है, जिसे खाकर घर के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसी बात से चिढ़कर घमंडी जेठानी योगिता कहती है, देख रही है पूजा, कैसे इस बोनी बहू ने आते ही सब लोगों को अपने काबू में कर लिया। माँ जी इसे कितना प्यार कर रही हैं, इसके कितने गुणगान गा रही हैं। हाँ योगिता दीदी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। अरे बहू, कल तो लहंगे में तुम्हारे इतने लंबे बाल दिख नहीं रहे थे, लेकिन आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या राज है इसका? कोई खास राज नहीं है माँ जी, मेरे बाल धीरे धीरे जब बचपन खत्म हुआ ना, उसके बाद अपने आप ही बढ़ गए थे। प्रिया, मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद हैं। शाम को तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊंगा। इस बात से प्रिया शर्मा जाती है। ये देखकर दोनों जेठानियां और दांत पीसने लगती हैं। गुजरते वक्त के साथ प्रिया अकेले ही घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, क्योंकि उसकी दोनों जेठानियां उसका एक भी काम में हाथ नहीं बटाती थीं और सास हर बात पर बोनी बहू की तारीफ करती थी, जिससे धीरे धीरे और पूजा को प्रिया से नफरत हो जाती है। इसी कारण वो एक दिन उसके नहाने के पहले शैम्पू में केमिकल मिला देती है और हंसते हुए कहती है, माँ जी की बहुत चेली बनती है ना ये बोनी बहू खुद को, और माँ जी भी इसके बालों की कितनी तारीफ करती हैं। अब ना रहेंगे बाल इसके और ना इसकी होगी तारीफ। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी आपने, मुझे इंतजार है उसके गंजेपन को देखने का। प्रिया जैसे ही वो शैम्पू लगाती है तो वो गंजी नहीं होती है, लेकिन उसके बाल में बहुत फर्क आ जाता है। 2-4 दिन बाद उसके बाल बहुत टूटने लगते हैं। अपने झड़ते बालों को देखकर प्रिया चिंतित होती है। हे भगवान, ये मेरे लंबे बालों के साथ क्या हो रहा है? कुछ दिन में इतने टूटने लग रहे हैं, कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। अरे बहू, तू इतनी टेंशन ले रही है, इसीलिए और बाल झड़ रहे हैं, तो सोच मत। वैसे पूजा, हमारा प्लान आधा ही काम करके रह गया। हम रात को इसके बाल काट देंगे। हाँ दीदी, क्यों ना हम रात को इसके बाल ही काट दें। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद सास योगिता से कहती है, बड़ी बहू, जरा मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दे आयोडेक्स लगाकर। मैं क्यों करूँ माँ जी, अब तो आपकी फेवरेट बहू आ गई है, तो उसी से करवा लीजिए। तुम दोनों की इसी हरकत की वजह से मैंने प्रिया बहू को घर की बहू बनाया। उसका रूप रंग कद नहीं देखा, स्वभाव देखा। इस तरीके से बोलना छोड़ दो। भले ही तुमसे छोटी है, लेकिन बाल देखो कितने सुंदर हैं उसके, और अपने बाल देखो झाड़ू जैसे। हाँ, इसीलिए आपको बोनी पसंद आ गई है। मुंह फुलाकर योगिता वहां से चली जाती है। उसी रात को दोनों घमंडी जेठानियां छुपकर प्रिया के कमरे में आकर उसके बालों को काटने की साजिश करती हैं। तभी प्रिया चिल्लाने लगती है, दोनों जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हो? छोड़िए मेरे बालों को, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, तेरे इसी लंबे बालों की वजह से माँ जी की नजरों में हम और बुरे हो गए हैं। आज तो तेरा टकला होना निश्चित है। भाभी, भाभी छोड़िए प्रिया को, छोड़िए। दोनों जेठानी अंकुश की बात नहीं सुनती और मजबूरन अंकुश दोनों को धक्का देकर प्रिया से दूर करता है। इतने में रेवती भी आ जाती है। योगिता, पूजा बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया के साथ ऐसा बर्ताव करने की? शर्म आती है जरा सी भी तुम्हें? अरे इतनी क्या नफरत कि तुम उसके बाल काट दो, उस पर है ही क्या? क्यों भाभी, आप क्यों मेरी पत्नी से इतना जल रही हैं? क्योंकि इसकी वजह से माँ जी हमें दिन रात सुनाती रहती हैं। इसके लंबे बाल, बोनी बहू कितनी अच्छी है, और माँ जी भी इसकी तारीफ करते हुए थकती नहीं है। इसीलिए हम इसके बाल को ही काटना चाह रहे थे। अगर तुम दोनों को इतनी ही नफरत है तो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। देवरानी जी, हमें माफ कर दो। हम ये समझ गए हैं कि किसी की अच्छाइयों से खुद पर इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कुछ गलत कर बैठे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद दोनों घमंडी जेठानियां अपना स्वभाव बदलकर देवरानी के साथ खुशी खुशी बहनों की तरह जिंदगी व्यतीत करती हैं। आखिरकार मुझे सीधी सादी बहू मिल ही गई। क्या बात है गायत्री, पहले तो तुम अपने बेटे राजवीर से बहुत नाराज थी कि वो एक गरीब लड़की से प्यार कर बैठा है और उससे शादी करेगा, फिर अचानक तुम इतनी खुश कैसे हो गई? अजीब वजह तो ये है कि जब उस लड़की के माँ बाप और उनसे मिली तो मुझे एहसास हुआ कि वो सब कितने भोले भाले हैं
अच्छा है, मेरी बहू आएगी, उससे मैं नौकरानी का सारा काम करवाऊंगी और उसे अपने पंजों में दबा कर रखूंगी। पागल हो तुम, इतनी अमीर हो फिर भी नौकर के लिए पैसे बचा रही हो। कभी अपने बेटे की खुशी में भी खुश हो जाया करो। ओहो, तुम चुप रहो। अब देखो मैं कैसे इसके गरीब मायके वालों को नचाती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे की शादी पर भी ध्यान दे लो, कल शादी है। हाँ हाँ, सब तैयारी है। पहले दिन गायत्री के बेटे राजवीर के हल्दी चढ़ती है और वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार में छोटे मोटे फंक्शन के साथ पाकी के माता पिता नीतू और मनीष उसकी हल्दी की रस्म करते हैं। फिर मेहंदी की रस्म होती है। अगले दिन राजवीर और पाकी की धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद ही गायत्री कहती है, देखो बहू, गृह प्रवेश हो गया है, शादी के इतने काम थे कि मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी है, वो भी बहुत थक गए होंगे। अब ये जो गृह प्रवेश के चावल वगैरह है ना, इसे तुम समेट लो और अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? अगर एक भी काम बिखरा तो गायत्री से बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, पर गायत्री कौन है? राजवीर, आपकी कोई बहन वगैरह या दादी सास? अब्बा वो ओहो, लगता है गरीबी के साथ इसमें अक्ल भी कम है। गायत्री मैं हूँ तेरी सास, समझी? तो सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। जी 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 माँ जी। खड़ा क्या है, तू जाकर कपड़े बदल ले, आराम कर, आ जाएगी ये तेरे कमरे में। ठीक है माँ, बाकी इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर पहला कमरा ही मेरा है, आ जाना। कोई पुत्र फिक्र मत कर, हम हैं। बहू, कुछ भी बात हो तो अपने बाबूजी से कह देना। जी बाबूजी। तभी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नई बहू गृह प्रवेश के चावल समेट कर रसोई में रख देती है। फिर कमरे में जाती है तो गायत्री बुलाती है, बहू जरा इधर आओ। ऊपर कहाँ चल दी? मेरे पाँव बहुत दर्द हो रहे हैं, जरा आकर दबा दे, फिर सो जाना। जी माँ जी। ये कहते ही पाकी गायत्री के पैर दबाती है। रात के 1 बज जाते हैं, वो सो जाती है। तभी पानी पीने के लिए कमलेश उठता है तो देखता है कि बहू अभी भी पैर दबा रही है। अरे बहू, ये क्या, तुम अभी भी पैर दबा रही हो? राजवीर तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा होगा। देखना कितना समय हो गया। जाओ अपने कमरे में आराम करो, तुम भी तो थक गई हो। जी बाबूजी, कोई बात नहीं, माँ जी भी थक गई थी शादी की थकावट में। हाँ, पर कोई बात नहीं। फिर पाकी अपने कमरे में जाकर सो जाती है, जहाँ राजवीर भी उसका इंतजार करता हुआ कब का सो गया था। अगली सुबह जल्दी उठकर इतने बड़े घर को धीरे धीरे पाकी खुद साफ करती है और नहा धोकर कान्हा जी की पूजा करती है। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, ओहो मधुर सुना दो तान। पाकी की सुरीली आवाज सुनकर सभी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह पाकी, तुम तो बहुत अच्छी आरती करती हो। तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर तो मैं नींद से जाग उठा। काहे की मीठी नींद? अरे पता है घर में इतनी शादी की भाग दौड़ हुई, या कम से कम इंसान अगले दिन लेट तो उठेगा और इसने जगा डाला। कोई बात नहीं, अब तुम अपनी बहू की पहली रसोई में मदद तो करो, उसे कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं, अपनी मर्जी से सब कुछ तो कर लिया इसने और बाकी का भी कर लेगी। माँ जी, मुझसे कोई भूल चूक हुई है क्या? बेटा, तुमसे कोई भूल चूक नहीं हुई है। जो तुम्हें अच्छा सा खाना बनाना आता है वो बना दो, और हाँ, मूंग की दाल का हलवा जरूर बनाना, मीठे में सबको यही पसंद है। जी पापा जी। फिर पाकी बहू स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं, मगर गायत्री कहती है, आय हाय, इतना मीठा मूंग का हलवा क्यों बनाया है? डायबिटीज करवाने का इरादा है क्या तेरा? आते ही और फिर इस पूरी प्रॉपर्टी पर हक जमा लेगी। मारना चाहती है ना मुझे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने स्वाद अनुसार ही चीनी डाली है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। ज्यादा भोली भाली बनने की कोशिश मत करना। जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को अमीर घरों में शादी करने का एक ही मतलब होता है, उनके पैसे हथियाना। तभी प्यार के नाम पर तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पैसों के खातिर राजवीर से शादी नहीं की। मैंने तो उन्हें समझाया भी था पर वो नहीं माने। हाँ माँ, आप इस तरह से पाकी को कुछ भी मत बोलिए। वो तो मुझे शादी के लिए मना कर रही थी, पर मैं ही नहीं माना। इस गरीब पाकी ने तेरे पर क्या जादू किया है? अरे देखा था अपने सास ससुर को, इतने गरीब हैं कि शादी भी टुच्ची सी जगह पर करनी पड़ी। 5 स्टार होटल में होती हैं शादियाँ। अरे गायत्री, जाने दो ना, बच्चों की खुशी में खुश रहा करो। आ जाओ बहू, ये लो तुम्हारा शगुन, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। कमलेश की बात सुन उससे शगुन लेकर पाकी दूसरे कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता है इस तरह। गायत्री कभी भी पाकी को उसकी गरीबी के कारण उसे सुना दिया करती थी, तो कभी उसके माता पिता की बेइज्जती करती थी। वहीं बारिश का मौसम भी आ जाता है। सभी लोग एक शादी से लौट रहे थे कि घनी बारिश के साथ तेज तूफान आता है, जहाँ उनकी कार बीच रास्ते में फंस जाती है। ओहो पापा, इस कार को मैं निकालने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर कार कीचड़ में बुरी तरह से फंस चुकी है। हमारा इतनी तेज बारिश में इस जगह से निकलना नामुमकिन है। तो यहीं पर बैठे तो नहीं रह सकते ना, किसी का आसपास घर है तो वहाँ चल लो। अरे ये तो जे कॉलोनी है ना बाबूजी, इधर तो मेरा घर है, आप सब वहीं चलिए ना। इस तेज तूफान में यहाँ पर रहने से अच्छा है हम तूफान के थमने का इंतजार करते हैं। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा।
इतना कहते ही राजवीर धीरे धीरे कार को निकालकर उसके घर की ओर ले जाता है। फिर अमीर ससुराल वाले गरीब बहू की टूटी फूटी झोपड़ी के मायके में आते हैं। घर की दशा देखकर गायत्री कहती है, बहू के घर में क्यों आए हैं? देखना जरा, इनका घर कितना टूटा फूटा है, छत से पानी टपक रहा है, उसके लिए घर में बर्तन लगा रखे, खुद सामान को समेट कर साइड में बैठे हैं। ऐसे मत बोलो गायत्री, बहू का मायका है ये। अरे समधन जी, आप इतनी बरसात में नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे कुर्सी तो है नहीं हमारे यहाँ, हम तो जमीन पर बैठते हैं, आप इस कनस्तर के डिब्बे पर बैठ जाइए। ओह कहाँ फंस गई मैं। माँ पिताजी कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, हमारी बच्ची पर तू कैसी है? सब कुशल मंगल है ना ससुराल में? हाँ ससुर जी, सब अच्छा है। नमस्ते आप दोनों को। माफ करना समधी जी, ऐसी स्थिति में आपको इस तरह बिठाना पड़ रहा है। कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। वो क्या गरीब खाने में ले आया राज बेटा तू। भीग गई मैं। माँ तिरपाल बिछा देते हैं, जमीन पर भी पानी जमा हो रहा है, मैं कुछ करती हूँ। ये बोलकर पाखी अपने पिता के साथ अपने घर के ऊपर तिरपाल लगवा देती है, जिससे छत का पानी टपकना बंद हो जाता है और खाली बर्तन को उल्टा करके उन्हें बिठा देती है। और टेबल के लिए वह एक लकड़ी को रख देते हैं, जिस पर नीतू और पाखी चाय समोसे लाकर रखते हैं। अरे वाह, आज चाय समोसे खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, राजवीर बिल्कुल ठीक कहता है। अरे ऐसे तो मैं रहता था, मैं भी शुरू से गरीब था। मुझे तो अपने दिनों की याद आ गई। तो बाद में काम करके मैंने पैसा कमाया। घर की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर दिल के अच्छे लोग साथ हो, प्यार हो, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और समधन जी, इतनी खराब परिस्थिति में भी आपने हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी की है। अजी अब जो भी है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपका ख्याल रखने के लिए। मैं पकौड़े बनाकर लाऊं? गायत्री बहन और चाय समोसे लेंगी? क्या हुआ? आंखों से अचानक आंसू? पछतावे के आंसू हैं नीतू बहन। दरअसल मैं भी पहले गरीब ही थी। आपने जिस तरह से खातिरदारी की है, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मैं कैसे भूल गई कि मैं भी एक गरीब घर की हूँ और मैंने अपनी बहू का बहुत मजाक उड़ाया, और आपका भी। मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी की कोई बात नहीं है, आप घर पर आते रहना। इस तरह अमीर ससुराल वाले गरीब बहू के मायके आकर बहुत खुश होते हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।